Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड्स के बारे में। देखिए, नाइट्रोजन और उसके जो फैमिली है उनके कुछ कंपाउंड्स के बारे में आज हम बातें करेंगे। लास्ट क्लास में हमने बातें करा था कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में और बोरोन के कंपाउंड्स के बारे में, जिसमें हमने बोरेक्स को पढ़ा था, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड्स को पढ़ा था। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो करके उन लेक्चर्स को ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस को मैंने प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको ही मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था। आज मैं डिस्कस करूँगा नाइट्रोजन फैमिली के कुछ कंपाउंड्स के बारे में और इनसे भी रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं उनको भी मैं डिस्कस करूँगा। तो बने रहिए लेक्चर में और इसे कंप्लीट देखिए। और अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई है तो आप हमारे इसी चैनल से जा करके फिजिक्स के सभी लेक्चर्स को ज़रूर से ज़रूर देखिए। और आने वाले टाइम में मैं पूरे बायोलॉजी को भी कंप्लीट करवाऊंगा, तो पूरे साइंस को आप यहाँ से कंप्लीट कर पाएंगे। और साथ ही साथ हमारे और भी फैकल्टी है जो मैथ्स के भी लेक्चर्स और इंग्लिश के लेक्चर्स भी अपलोड करते जा रहे हैं, तो आप उनके भी लेक्चर्स को देख करके अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करिए। चलिए एक एक करके बातें करी जाए। सबसे पहले हम बातें करते हैं कि नाइट्रोजन फैमिली के बारे में। और नाइट्रोजन फैमिली कौन सा है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो ये नाइट्रोजन की फैमिली है, जिसको हम लोग ग्रुप 15 भी कहते हैं या फिर नाइट्रोजन फैमिली भी इसे कहा जाता है। आप इसे नाइट्रोजन फैमिली कहिए, नाइट्रोजन फैमिली कहिए, या फिर ये ग्रुप 15 के एलिमेंट हैं। ग्रुप 15 एलिमेंट्स है ये लोग। अब ग्रुप 15 के एलिमेंट की अगर बातें करी जाए तो अगर नाइट्रोजन का, मैं यहाँ पर आपको नाइट्रोजन के बारे में बातें बताता हूँ। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर वो 7 होता है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए तो वो होता है 1s2 2s2 2p, 4 हो गया तो 3, 2p3। यानी कि जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ये, अगर मैं 2s ब्लॉक मान लूँ और इसको मैं मान लेता हूँ 2p, तो ये जो है हाफ फिल होगा, ये तो 2 होगा, और ये जो है हाफ फिल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो कहीं ना कहीं ये हाफ फिल होने के कारण नाइट्रोजन फैमिली को इससे स्टेबिलिटी भी मिलती है। अगर मैं इसके वैलेंसी के बारे में बातें करूं तो इसकी जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? 2p6 होना चाहिए था यहाँ पर, तो फिर फुलफिल होता। 2p3 है, तो मतलब इसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है कितनी? 3। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें वो भी कितने हैं? 3। तो वैलेंसी बता दिया मैंने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और हाफ फिल होने के कारण इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलती है बाकी कंपाउंड से कंपेरिजन में। मैंने आपको ये भी बता दिया। तो चलिए अब आगे बातें करी जाए नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड्स को लेकर के हम बातें करेंगे, जहाँ से कि क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया है तो आपको देखने में शायद थोड़ी दिक्कतें हो रही होंगी, मगर यहाँ आप देखें तो क्या लिखा गया है? लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन। मतलब हम यहाँ पर डाई नाइट्रोजन को प्रिपेयर करना सीखेंगे। अगर मैं बातें करूँ कि डाई नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो डाई नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड से बना हुआ होता है। अब ये बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है ये मैंने केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ा रखा है। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप जरूर जाकर उन लेक्चर्स को भी जरूर देखिए। तो नाइट्रोजन को प्रिपेयर करने का सबसे पहला मेथड है बाय थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। मतलब क्या कि आपको अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम नाइट्रेट को आपको थर्मल डीकम्पोजिशन मतलब आपको हीट देके तोड़ना है। अगर आप अमोनियम नाइट्रेट को हीट देके तोड़ोगे तो आपको नाइट्रोजन मिलेगा और साथ ही साथ आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी मिलेंगे। मगर इस अमोनियम नाइट्रेट को तोड़ने के पहले उसको बनाना पड़ेगा। तो उसको बनाने के लिए हम एक और आसान सा रास्ता निकालेंगे, जिसमें हम अमोनियम क्लोराइड को NH4Cl को सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो सोडियम नाइट्रेट के साथ जब अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, ये जब रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा अमोनियम नाइट्रेट और बनाएगा सोडियम क्लोराइड। तो ये एक सॉल्ट की फॉर्मेशन यहाँ पर होगी और अमोनियम नाइट्रेट जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। अब इस अमोनियम नाइट्रेट को यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देख पाओगे कि इस अमोनियम नाइट्रेट को यहाँ दिया गया है और इससे प्रिपरेशन करी गई है। ठीक है, चलिए बातों को आगे बढ़ाया जाए। फिर यहाँ देखिए क्या बोला गया है,
फ्रॉम अमोनिया टू डाइक्रोमेट, मतलब क्या कि अमोनियम डाई सॉरी अब हमें नाइट्रोजन को प्रिपेयर करना है कहाँ से, तो अमोनियम डाइक्रोमेट से। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास अमोनियम डाइक्रोमेट है NH4 होल ट्वाइस Cr2O7। तो ये क्या है, डाइक्रोमेट है, जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है। आपको मैंने बताया था K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट। इसी तरह से ये है अमोनियम डाइक्रोमेट। इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। सिंपली हमें क्या करना है, अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करना है। तो हमें नाइट्रोजन मिलेगा, वाटर मिलेंगे और क्रोमियम ऑक्साइड्स मिलेंगे। तो ये रिएक्शंस आपको याद रखने हैं, एज इट इज़ याद नहीं रखना होता है। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर इसकी कुछ भी कहानियाँ याद है, अगर आप डायरेक्शन को समझ पा रहे हो, तो आप एग्ज़ाम में आसानी से प्रिडिक्ट कर लोगे कि क्या होने वाला है। और ऐसे यहाँ से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैंने नीचे में क्वेश्चन इंक्लूड करा है, तो आप उन क्वेश्चंस को एक बार देखेंगे तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए, अब हमें नाइट्रोजन को प्रिपेयर करना है कहाँ से, फ्रॉम वेरी प्योर डाइनाइट्रोजन बाय बेरियम एजाइड। तो बेरियम एजाइड से, देखिए एजाइड का मतलब होता है जहाँ पर नाइट्रोजन के 3 मॉलिक्यूल होंगे। जहाँ पर भी नाइट्रोजन के 3 मॉलिक्यूल होंगे उनको बोला जाता है बेरियम सॉरी एजाइड। और बेरियम क्या होता है, Ba, है ना। तो हमें क्या करना है, बेरियम एजाइड से, ये देखिए ये रहा बेरियम एजाइड, इसको हमें हीट करना है। तो हमें मिलेगा बेरियम तो अलग मिल जाएगा और हमें डाई नाइट्रोजन मिलेंगे 3 मॉलिक्यूल। तो ये कुछ 3 तरीके हैं जहाँ से हम लोग डाई नाइट्रोजन को प्राप्त कर सकते हैं। पहला कि आपको थर्मल डीकम्पोजिशन कराना है अमोनियम नाइट्रेट को, दूसरा अमोनियम डाइक्रोमेट को आपको थर्मल डीकम्पोजिशन करवाना है, उससे मिल जाएगा, और तीसरा कि आपने बेरियम एजाइड को हीट दिया तो आपको भी नाइट्रोजन मिल गए। तो ये 3 तरीके से आप डाई नाइट्रोजन को प्रिपेयर कर सकते हो। अब बातें करी जाए कि डाई नाइट्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है, मतलब बाहर से देखने में डाई नाइट्रोजन कैसा होगा। तो देखिए सिंपली यहाँ क्या बोला गया है कि डाई नाइट्रोजन इज़ कलरलेस, मतलब इसकी कोई कलर नहीं होती, ये कहीं ना कहीं वाटर के कलर का जैसा होता है। टेस्टलेस होता है क्योंकि अगर आप देखो तो इन्वायरमेंट में 78% नाइट्रोजन है। अगर इसकी कोई कलर होती तो आप अपने चारों तरफ जो हवा आपके चारों तरफ जो बह रहा है उसमें आप कोई ना कोई कलर देख पाते हैं। चूँकि उसमें कोई कलर नहीं है, क्योंकि 78% नाइट्रोजन होने के बावजूद भी उसमें कलर नहीं है, तो इसका मतलब कि डाई नाइट्रोजन का कोई अपना कलर नहीं होता है। और ये टेस्टलेस भी होता है, और ये नॉन टॉक्सिक गैस होते हैं, मतलब इसमें टॉक्सिसिटी नहीं होती है। अगर टॉक्सिक गैस होता तो 78% नाइट्रोजन चारों तरफ फ्लो कर रहा है तो हम कब के निपट चुके होते, मर चुके होते हैं ना। तो ऐसा नहीं होता है। इसके 2 स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं, मतलब एक नाइट्रोजन जिसकी एटॉमिक मास 15 होती है और दूसरा जिसका एटॉमिक मास एक का 14 दूसरा का 15 होता है। वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, जल्दी से पानी में ये घुलता नहीं है, ठीक है। इट हैज़ लो फ्रीजिंग पॉइंट, इसको अगर आपको फ्रीज करना है तो आपको लगभग -196 डिग्री टेम्परेचर 196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक जाना है अगर आपको लिक्विड नाइट्रोजन को प्राप्त करना है। तो काफ़ी इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी कम होता है। इट एब्जॉर्ब बाई एक्टिवेटेड चारकोल, तो एक्टिवेटेड जो चारकोल्स होते हैं उसको वो इसे जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नाइट्रोजन अंडरगोज द कंडेंसेशन फ्रॉम द कलरलेस लिक्विड विच आर द सॉलिडिफाइड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्नो लाइक मास। तो क्या होता है कि अगर नाइट्रोजन को आप कंडेंसेशन करवाओ, कंडेंस्ड करवाओ, तो वो एक स्लो लाइक मास, एक सॉलिडिफाइड लिक्विड बना लेगा। चलिए आगे चला जाए और बातों को और अच्छे से समझा जाए। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बातें करेंगे। किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बातें हो रही है, तो डाई नाइट्रोजन के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बातें करी जा रही है। एक्शन ऑन लिटमस, अगर आप लिटमस पेपर में डालो तो लिटमस पेपर मेनली क्या करता है, लिटमस पेपर मेनली एसिडिटी और बेसिसिटी को चेक करता है। तो अगर आप लिटमस पेपर में डालो तो आपको पता चलेगा कि डाई नाइट्रोजन जो है वो न्यूट्रल है, ना वो एसिडिक होता है ना ही वो बेसिक होता है। अब अगर आप डाई नाइट्रोजन को एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करवा दो, जैसे कि आपने नाइट्रोजन को रिएक्ट करवाया लिथियम के साथ, लिथियम क्या है, एक एक्टिव मेटल है, तो आपको क्या मिल गया, साथ में आपको हीट देना पड़ा। ऑफकोर्स आपको क्या देना पड़ा, हीट देना पड़ा। तो आपने जब हीट दिया तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया लिथियम नाइट्राइट, लिथियम नाइट्रोजन, लाइट्रोजन लिथियम ऐसा कुछ मिल गया। तो ये सिंपली एक्टिव मेटल के साथ जुड़ जाता है और कुछ नहीं। यहाँ पर भी अगर आप मैग्नीशियम से रिएक्ट करवाओ और हीट दे दो तो ये मैग्नीशियम के साथ जुड़ जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। अगर आप नॉन मेटल के साथ डाई नाइट्रोजन को रिएक्ट करवाओ, जैसे कि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, तो उससे भी ये जुड़ जाएगा और बना लेगा अमोनिया, और यहाँ से बना लेगा नाइट्रेट। अब आते हैं कैल्शियम कार्बाइड। अगर कैल्शियम कार्बाइड के साथ रिएक्ट करवाओ, मगर आपको टेम्परेचर हाई रखना होगा, लगभग 1273 केल्विन टेम्परेचर रखना होगा, मतलब 900 के आसपास।
900 डिग्री के आसपास रखना पड़ेगा। तो आपको कैल्शियम का एक कंपाउंड मिलेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसके साथ नाइट्रोजन भी जुड़े होंगे और कार्बन अलग से मिलेगा। ठीक है, अगर इसी कंपाउंड को आप अगर फर्दर रिएक्ट करवाओ, पानी डाल दो इसमें, तो आपको मिल जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट के आगे आगे काफ़ी रिएक्शंस होते हैं जो हमने कल वाले चैप्टर में बोरेक्स में हमने पढ़ा था। अब डायनाइट्रोजन के यूजेस क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर डायनाइट्रोजन को यूज़ किया जा सकता है, हम उसे समझते हैं कि डायनाइट्रोजन के यूजेस क्या क्या होते हैं। चलिए एक एक करके समझा जाए डायनाइट्रोजन के यूजेस। मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, अगर आपको नाइट्रिक एसिड बनाना है तो आपको डायनाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी। अमोनिया बनाने के लिए भी और साथ ही साथ कैल्शियम साइनाइड बनाने के लिए भी आपको डायनाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी, CaCN। यह है कैल्शियम साइनाइड का फॉर्मूला। प्रोवाइड इनर एटमॉस्फेयर तो आयरन इन द स्टील इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में एटमॉस्फेयर को नॉन रिएक्टिव बनाने के लिए, इनर्ट बनाने के लिए हम लोग नाइट्रोजन की मदद लेते हैं। इन फिलिंग इलेक्ट्रिक बल्ब टू रिड्यूस द रेट ऑफ वेपराइजेशन रेट ऑफ वोलाटाइलाइजेशन ऑफ द टंगस्टन फिलामेंट। तो टंगस्टन फिलामेंट को वोलाटाइल होने से रोकने के लिए भी हम बल्ब के अंदर नाइट्रोजन गैस को भरते हैं। ठीक है, डायनाइट्रोजन गैस फिल थर्मोमीटर यूज टू द मेजरिंग हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर मापने वाले थर्मोमीटर में भी डायनाइट्रोजन को फिल किया जाता है। लिक्विड डायनाइट्रोजन यूज एज रेफ्रिजरेटर टू रिजर्व द बायोलॉजिकल मटेरियल, तो बायोलॉजिकल मटेरियल को प्रिजर्व करने के लिए लिक्विड डायनाइट्रोजन को यूज़ किया जाता है कुछ कुछ रेफ्रिजरेंट में। तो ये रहे डायनाइट्रोजन के यूजेस। अब नाइट्रोजन का दूसरा कंपाउंड जिसको हम कहते हैं अमोनिया। अमोनिया एक बहुत ही फेमस कंपाउंड है नाइट्रोजन का, जिसको हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। अमोनिया का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर आप देखिए, आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो कि अमोनिया का जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, मैं जरा इसको लिख लूँ कि अमोनिया का जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NH3। अगर आप इसके मोलिकुलर वेट की बातें करो तो मोलिकुलर वेट नाइट्रोजन का 14 प्लस 3 हाइड्रोजन के लिए 3, तो कितना हो गया हमारा, मोलिकुलर वेट इज 17। ठीक है, और स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन और यहाँ एक लोन पेयर। तो कहीं ना कहीं ये एक बेसिक कंपाउंड होता है, चूँकि ये इसके पास लोन पेयर है इसलिए तो ये एक लुईस बेस के जैसे बिहेव करेगा। अब प्रिपेयर कैसे करा जाता है किसको, अमोनिया को, चलिए उसे देखा जाए। चलिए एक एक करके समझते हैं। बाय हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट, अगर आप अमोनियम के सॉल्ट को हीट करो और साथ में एक स्ट्रॉन्ग बेस दे दो तो आपको अमोनिया मिल जाएगा। जैसे यहाँ देखिए अमोनियम सल्फेट एक सॉल्ट है जिसको आपने हीट किया, मगर साथ में आपको स्ट्रॉन्ग बेस देना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपने एक स्ट्रॉन्ग बेस दिया जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जब आपने इसको इन तीनों दोनों को मिला के हीट किया तो आपको क्या मिला, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया मिले, कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स मिले और सोडियम सल्फेट मिले। और ये जो आपका टारगेट कंपाउंड था अमोनिया, ये आपको प्राप्त हो गया। अगर आप अमोनियम के क्लोराइड को, मतलब ये भी एक अमोनियम का सॉल्ट है, अगर आप हीट करो और साथ में आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको अगर आपने दिया तो आपको क्या मिलेगा, आपको अमोनिया मिलेगा, साथ में पानी के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम के सॉल्ट मिलेंगे। अमोनियम क्लोराइड 2 मॉलिक्यूल लेना है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेना है और साथ में आपको इसे हीट करना है, तो आपको अमोनिया मिलेगा, वाटर मिलेगा और कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा, जो कि कहीं ना कहीं पिछले वाले रिएक्शन के जैसा था। तो आपको रिएक्शन देख के समझ में आ जानी चाहिए कि यहाँ पर किस चीज़ की प्रिपरेशन करने की कोशिश की जा रही है, डायनाइट्रोजन की या फिर अमोनिया की। तो 2-4 ही रिएक्शन है जो रिएक्शंस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने उन्हीं रिएक्शंस को यहाँ पर रखा है। बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटल नाइट्राइट, तो मेटल नाइट्राइट में आपको पानी डालना है तो आपको कहीं ना कहीं अमोनिया प्राप्त होता हुआ मिलेगा। जैसे यहाँ देखिए मैग्नीशियम के नाइट्राइट है, इसमें हमने क्या करा, पानी डाला तो हमें क्या मिल गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला और साथ में अमोनिया मिले। ठीक है, तो यहाँ पर एल्युमिनियम का नाइट्राइट है, जहाँ पर हमने पानी डाला तो हमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिले और साथ में हमें क्या मिला, साथ में हमें अमोनिया मिल गया। डाइंग ऑफ अमोनिया गैस इज डन बाय द क्विक लाइम एंड नॉट बाय द यूजिंग द कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और द सिंस इट इज़ रिएक्टिव। तो क्या बोला गया है कि अगर आपको अमोनिया को अगर ड्राई करना है, ड्राइंग ऑफ अमोनिया गैस इज डन बाय क्विक लाइम। तो अगर आपको अमोनिया गैस को ड्राई करना है तो आपको क्विक लाइम यूज़ करना होगा। आप सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ नहीं कर सकते हैं या फिर फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड को भी यूज़ नहीं कर सकते हो। क्योंकि ये लोग काफ़ी रिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ से एक
तो इस तरह से आप इसको रिएक्ट नहीं करवा सकते। चलिए आगे बातें करी जाए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिसको हम लोग हैबर्स प्रोसेस के नाम से जानते हैं, और यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछा जाता है, और ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया के लिए। तो प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैबर्स प्रोसेस। क्या बोला गया है? द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय द हैबर्स प्रोसेस इंक्लूड डायरेक्ट मिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन विथ हाइड्रोजन। आपको क्या करना है हैबर्स प्रोसेस में? 1 मोल नाइट्रोजन लेने हैं, 1 मोल नाइट्रोजन लेना है और 3 मोल हाइड्रोजन लेना है। इसको डायरेक्ट मिक्स कर देना है तो आपको मिल जाएगा 2 मोलिकुल ऑफ अमोनिया। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर कि आपको -92 किलो जूल की एनर्जी भी प्राप्त हो रही है। तो डेल्टा एच नेगेटिव है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्या है? इंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। ये बात मैंने आपको पढ़ा रखा है ऑलरेडी केमिकल कंपाउंड एंड रिएक्शंस में। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, चलिए। तो ये एक प्रोसेस का तरीका है, आपको सिर्फ यही पूछा जाएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया। अमोनिया का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, कैसे होते हैं देखने में अमोनिया, उसमें चलिए बातें कर जाए। अमोनिया इज ए गैस दैट हैज़ नो कलर। अमोनिया गैस है जिसकी कोई कलर नहीं होती है। इट इज़ पंजेंट ऑर्डर। इसकी गंध कैसी होती है, सुगंध कैसी होती है? पंजेंट होता है, ठीक है ना। हैव ए सोपी टच, सोपी टेस्ट होता है अगर आप इसको टेस्ट करोगे तो। एट द पॉइंट व्हेन द इनहेल सडनली इट अटैक आइज बर्निंग ऑन द टीयर्स। अगर आप इसको अचानक से इसको अगर सूंघ लेते हो तो आपको आंखों से आंसू आने टाइप का जैसा हो जाएगा। इट इज लाइटर देन एयर। एयर के ऊपर ये फ्लोट करता है हमेशा। इन दिस वे द ग्रेटर द डिसेंडिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। ठीक है। इट इज़ वेरी सोल्यूबल इन वाटर। वाटर में बहुत ज़्यादा सोल्यूबल भी होता है। इट कैन बी effortlessly melted at room temperature by the applying the pressure at the 8 to 10 एटमोसफेयर। तो इसको आप आराम से बहुत कम प्रेशर दे करके मेल्ट कर सकते हो। लिक्विड अमोनिया एट 239.6 यानी कि -33.5 अंडर 1 एटमोसफेरिक प्रेशर पर ये पाया जाता है। ठीक है, अच्छा। एंड सब्सिक्वेंटली यूटिलाइज एज अ पार्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लांट ऑफ आइस। को हम उसके लिए भी यहाँ पर कहीं ना कहीं अमोनिया को यूज़ कर लेते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया को देखो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, जो कि यहाँ पर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। आप इसको ऐसे मान सकते हो, या फिर ये तीन हाइड्रोजन तीन तरफ होंगे, अपने अपने अलग अलग डिफरेंट साइड में होंगे, और यहाँ पर 2 लोन पेयर होंगे। और अगर आप इनके बीच की बॉन्ड एंगल देखो तो 107.5 डिग्री के आसपास ये होता है। और ये होता है लोन पेयर, ये होता है बॉन्ड। ये तो मैंने आपको बता ही रखा है। चलिए देखा जाए। द अमोनिया पार्टिकल शेप ऑफ द बिकॉज ऑफ द ओवरलैप ऑफ द ओवर 3 हाइड्रोजन एंड द sp3 हाइब्रिडाइज ऑफ नाइट्रोजन इन द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल एटम। तो क्या बोला गया है? ठीक है, अब आगे बढ़े। देखिए क्या बोला गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि इस नाइट्रोजन की अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखो तो वो sp3 होगा, और साथ ही साथ इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक लोन पेयर भी होगा। देखिए ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा नहीं, मगर ये लोन हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट करेगा। तो S, ये 2 P और ये P, तो sp3 हो चुका है। दिस प्रोवाइड ट्राइगोनल पिरामिडल शेप टू द अमोनियम पार्टिकल। और ये क्या करता है, ये इस शेप को आप क्या कहोगे, तो ये एक ट्राइगोनल पिरामिडल शेप है। हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो 107.3 डिग्री, सॉरी मैंने यहाँ पर गलत बोल दिया, ये 3 होगा, ये होगा 107.3 डिग्री होगा, विच इज समवट नॉट एग्जैक्टली द टेट्राहेड्रल एज ऑफ 109.28 मिनट। इसके बराबर ये टेट्राहेड्रल कुछ ऐसा होता है, इसलिए चलिए। तो ये शेप आपको याद रखना है कि शेप कैसा होता है अमोनिया मॉलिक्यूल का, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो ट्राइगोनल पिरामिडल शेप का होता है। तो मैं इसे अच्छे से मार्क कर दूं ताकि आप लोग इस पर ध्यान दे पाए कि ट्राइगोनल पिरामिडल शेप का होता है। देखिए इन सभी नोट्स को पाने के लिए आपको हमारे चैनल विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन के जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन करना होगा, क्योंकि सारे नोट्स वहीं पर आपको मिल जाएंगे। क्या बोला गया, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया क्या है इसमें, चलिए देखा जाए। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया में थर्मल स्टेबिलिटी, कि अमोनिया को अगर आप गर्म करो तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिल जाएगा। कहीं ना कहीं ये रिवर्स है हमारे हेबर्स प्रोसेस का। कंबस्टिबिलिटी में क्या बोला गया है कि अमोनिया को अगर आप ऑक्सीजन देके जलाओ तो नाइट्रोजन मिलेगा, और साथ में आपको क्या मिलेंगे, वाटर मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, आप इसे एज अ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन भी कंसिडर कर सकते हो।
तो हमें क्या मिलेगा, नाइट्रोजन मिल जाएगा। अब बेसिक कैरेक्टर के बारे में बातें करी जाए, मैंने क्या बोला कि अमोनिया जो होता है वो एक बेसिक कंपाउंड होता है, तो इस तरह से मैंने क्या करा, स्ट्रक्चर बना दिया नाइट्रोजन अमोनिया का। अब पानी क्या होता है, वाटर। वाटर बेसिक भी बिहेव कर सकता है और एसिडिक भी बिहेव कर सकता है। तो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, तो इसको डेल नेगेटिव बोलूँगा, डेल डेल नेगेटिव, और ये होगा हमारा डेल पॉजिटिव। तो ज़्यादा नेगेटिव होने के कारण ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को तोड़ के अपने पास ले लेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो कंपाउंड है वाटर का वो कुछ ऐसा बन जाएगा, वो बन जाएगा OH नेगेटिव, और जो H है वो बन जाएगा पॉजिटिव। अब इस H के पास कमी है इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये इस इलेक्ट्रॉन के कमी को पूरा करेगा हाइड्रोजन अपने लोन पेयर को डोनेट करके। तो ये इसने अपने लोन पेयर को डोनेट कर दिया। अब लोन पेयर को जैसे इसने डिनोट किया तो इसने क्या करा, इसने मेनली नाइट्रोजन के एक वाटर के एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया। तो पहले जो ये NH3 था इस तरह से, पहले जो ये NH3 बन के बैठा हुआ था इस तरह से, अब इसने एक और हाइड्रोजन को ले लिया, जो कि ये वाले हाइड्रोजन को मैं दिखा रहा हूँ। और ज़्यादा हाइड्रोजन को लेने की वजह से इसके पास इलेक्ट्रॉन की जो कमी हो गई, तो ये हो गया NH4 पॉजिटिव। तो इसको आप लोग कह सकते हो अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, इसको आप अमोनियम आयन भी कह सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये H+ को एक्सेप्ट कर रहा है और लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसलिए इसे हम लुईस बेस का भी नाम देते हैं। इसी रिएक्शन को जो मैंने ऊपर दिखाया वो यहाँ पर दिखाया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। चलिए आगे बातें करी जाए कि विथ कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप यूरिया को फॉर्म करना चाहते हो, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड से आप यूरिया को कैसे फॉर्म कर सकते हो। देखिए अमोनिया के साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप रिएक्ट करवाओ 200 डिग्री सेल्सियस में और 80 से 100 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को रखो, तो आपको कहीं ना कहीं यूरिया मिल जाएगा। यूरिया क्या होता है, NH2 C+O NH2, ये जो कंपाउंड है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं यूरिया। तो ये क्या बन गया हमारा यूरिया, और साथ में क्या मिलेगा हमें, वाटर मिलेगा। अच्छा, एक्शन विथ हेवी मेटल्स आयन, अगर आप अमोनिया को हेवी मेटल आयन के साथ रिएक्ट करवाओ तो क्या होगा। पहले आपने अमोनिया को रिएक्ट करवाया पानी के साथ, तो बन गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि मैंने ऊपर में आपको बना के दिखाया भी था। ये अमोनियम है, यहाँ पर OH यहाँ पर बैठा होगा, तो क्या बन गया, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब अगर आप इसे फेरस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाओ अमोनियम हाइड्रोक्साइड को, तो अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, और यहाँ पर फेरस हाइड्रोक्साइड बनेगा, जो कि एक ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट देगा। इसका मतलब प्रेसिपिटेट नीचे जाके वो बैठ जाएगा। और यहाँ पर क्रोमियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, जो कि ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट देगा। और अगर अल्मीनियम क्लोराइड के साथ कराओगे तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, जो कि एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट देगा। और अगर आपने जिंक क्लोराइड के साथ करवा दिया तो आपको एक जिंक हाइड्रोक्साइड मिलेगा, जो कि एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट देगा। तो ये कुछ रिएक्शंस है, इतने डिटेल्स में आपको नहीं चाहिए होते हैं, बस आपको एक आइडिया होना चाहिए कि किस तरह के रिएक्शन से किस तरह के कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है, जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चंस को कर पाओ। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस होते हैं। यूज़ ऑफ अमोनिया से आपसे बातें करी जा सकती है, तो चलिए यूज़ ऑफ अमोनिया को देखा जाए क्या बोला गया है यहाँ पर। तो सबसे पहले इट इज प्रोडक्शन ऑफ यूरिया एंड द रायन। तो इसको किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग, इसको यूज़ करते हैं यूरिया बनाने में और रायन बनाने में हम लोग इसे यूज़ करते हैं। इन द प्रोडक्शन ऑफ कंपोज्ड, फॉर एग्जाम्पल अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट एंड सो ऑन। तो आप इसे कंपोजिट या कंपोज्ड यूज़ बनाने में भी यूज़ कर सकते हो। कैसे कंपोज, तो यूरिया नाइट्रेट, डाई अमोनियम सल्फेट वगैरह वगैरह आप बनाने में से यूज़ कर सकते हैं। एज ए रेफ्रिजरेटर और आइस प्लांट में यूज़ करते हैं हम लोग, और रेफ्रिजरेंट में यूज़ करते हैं। अच्छा, फिर क्या बोला गया है, इन द फर्नीचर इंडस्ट्री एज द प्यूरिफाइंग ऑपरेशन इन द फर्नीचर एंड ग्लास सरफेस में आप इसको यूज़ करते हैं, फर्नीचर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। इन द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड बनाने में यूज़ करते हैं, और नाइट्रिक एसिड बनाने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को ऑस्टवाल्ड प्रोसेस भी बोला जाता है। द प्रोडक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय सोल्वेज प्रोसेस, और सोल्वेज प्रोसेस से क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट। तो आपको ये भी याद रखना होगा कि सोडियम कार्बोनेट को किस प्रोसेस से बनाते हैं, तो वो सोल्वेज प्रोसेस से बनाते हैं। बस आपको नाम याद रखना है, जो प्रोसेस है, जो रिएक्शंस है, जो मैकेनिज्म्स है, वो आपको याद नहीं रखने होते हैं। और यहाँ पर ऑस्टवाल्ड प्रोसेस से क्या बनता है, तो ऑस्टवाल्ड प्रोसेस से नाइट्रिक एसिड बनता है। यहाँ पर भी आपको सिर्फ नाम याद रखना है प्रोसेस का, क्या प्रोसेस है, क्या मैकेनिज्म है, क्या रिएक्शन है, आपको वो याद नहीं रखना है। अब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के कितने ऑक्साइड्स होते हैं, देखिए नाइट्रोजन का अलग अलग ऑक्साइड होते हैं। ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, ध्यान से समझिए। N2O होगा तो नाइट्रस ऑक्साइड, NO होगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O3 होगा तो डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, NO2 होगा, ये और ये अलग है, ध्यान से समझिए बातों को। मैं इसे रेड कलर से देता हूँ कि NO2 होगा तो क्या होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2O4 होगा तो डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, और N2O5 होगा तो डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। ये इनके शेप है, जो आपके काम का उतना ज़्यादा नहीं है, बस आपको नाम ही याद रखना होता है, जो कि मैंने आपको करवा दिया है। चलिए आगे बातें करी जाए, ये शेप आपके उतने काम के नहीं होते हैं।
चलिए, नाइट्रिक एसिड और HNO3 इसके बारे में हम बातें करते हैं। यहाँ से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस बारे में भी हम बातें करेंगे, और क्वेश्चंस को मैं लाया हूँ, मैं आपको क्वेश्चंस को जरूर करवाऊंगा, जो कि मेरे पास यहाँ पर आप देख पाओगे कि क्वेश्चंस है। फॉस्फोरस के कंपाउंड्स है और भी कंपाउंड्स है, उनको पढ़ाने के बाद मैं आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को भी करवाऊँगा। चलिए, एक दो क्वेश्चंस देखा जाए, जो भी नाइट्रोजन से रिलेटेड है उन क्वेश्चंस को मैं करवा दूँ। जरा ये फॉस्फोरस से रिलेटेड है, ये रहा नाइट्रोजन रिलेटेड कंपाउंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज नॉन एज नाइट्रिक एसिड। तो मैंने आपको अभी बताया नाइट्रिक एसिड कौन सा है, एक था नाइट्रिक एसिड, एक था नाइट्रस एसिड। देखिए, ये है डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ठीक है। और अभी अभी हमने टॉपिक ही शुरू किया था, क्या, HNO3, जो कि क्या था, कहीं ना कहीं क्या था हमारा, नाइट्रिक एसिड, है ना। तो अब आप कहोगे कि HNO3 आपको तो यहाँ दिख नहीं रहा है, तो आप इसका आंसर खुद कर पाओगे पहले, अगर मैं आपको एक बार नाइट्रिक एसिड को कंप्लीट पढ़ा दूंगा। तो चलिए पहले नाइट्रिक एसिड को कंप्लीट पढ़ लेते हैं, फिर इस पर हम लोग बातें करेंगे। चलिए देखते हैं अभी तक के टॉपिक से किया जाए ऐसा कोई क्वेश्चन है तो। हाँ, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया जो हमने पढ़ रखा है, ये 2023 का फेज़ 1 में पूछा गया था ये क्वेश्चन NDA एग्जाम में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पॉपुलर मेथड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, जो कि हेबर्स प्रोसेस है, हेबर बोर्स प्रोसेस। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, बहुत ही आसान था, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम लोग मिला करके क्या बना देते हैं, अमोनिया, है ना। हो गया ये कंपाउंड, सिंपल और कुछ नहीं, बैलेंस भी हो गया। चलिए, क्या बोला गया यहाँ पर, एक और बात है कि डाई नाइट्रोजन N2 एंड डाई ऑक्सीजन। तो अभी हमने ऑक्सीजन कंपाउंड को नहीं पढ़ा है, तो इसको बाद में देखते हैं। उसके बाद चलिए पहले और थोड़ा पढ़ाई कर ली जाए, फिर इन टॉपिक को भी, इन क्वेश्चन को भी हम लोग जरूर देखेंगे। तो हम कहाँ थे, हम थे HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड में। तो नाइट्रिक एसिड, ये रहा हमारा नाइट्रिक एसिड। तो क्या बोला गया नाइट्रिक एसिड के बारे में, लेबोरेटरी मेथड में नाइट्रिक एसिड को कैसे बनाया जाता है। तो आप पोटासियम नाइट्रेट को अगर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवा दो, हीट दे दो साथ में, तो आपको इसमें क्या मिल जाएगा, पोटासियम सल्फेट मिल जाएगा, और आपको कहीं ना कहीं नाइट्रिक एसिड मिल जाएगा। कॉमर्शियली अगर आपको बनाना है ज़्यादा लाभ रखते हुए, तो आपको अमोनिया में पानी डालना होगा और साथ में प्लाटिनम देना होगा एज ए कैटलिस्ट। तो आपको मिल जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड, और फिर इस नाइट्रिक ऑक्साइड में अगर आपने ऑक्सीजन दे दिया तो आपको मिल जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, और इसके बाद फिर इसमें अगर आपने पानी दे दिया तो आपको नाइट्रिक एसिड मिल जाएगा। चलिए आगे बातें करी जाए, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो HNO3 का जो स्ट्रक्चर है वो N, एक कंपाउंड इधर होगा, ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, और यहाँ से एक हाइड्रोजन इधर। इसके बीच के एंगल्स और जो भी पिकोमीटर इनके लेंथ दिए गए, बॉन्ड लेंथ, ये आपके काम का नहीं है, बस आप स्ट्रक्चर को ऐसे करके याद रख सकते हो। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर बातें करी जाए, स्टेबिलिटी में, तो अगर आप इसको हीट दे दो तो ये टूट जाता है आसानी से। एसिडिक नेचर होते हैं इसके, क्योंकि वाटर के साथ अगर आप इसको रिएक्ट करवाओ तो ये H+ को छोड़ देता है, इसलिए इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, अगर आप इसको नॉन मेटल से रिएक्ट करवाओ तो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। जैसे सल्फर को ऐसे देखिए ऑक्सीडाइज कर दिया, और अगर आप इसको मेटल के साथ रिएक्ट करवाओ तो फिर अलग रिएक्शन होता है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। अगर आप मेटल के साथ रिएक्ट करवाओ तो रिएक्शन विद द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल देन हाइड्रोजन, जो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा है हाइड्रोजन से, उनके साथ ये आसानी से रिएक्ट कर लेता है। जैसे कि मैग्नीशियम के साथ आपने HNO3 को रिएक्ट करवाया तो ये मैग्नीशियम नाइट्रेट बना देता है, जिंक के साथ रिएक्ट करवाया तो जिंक नाइट्रेट, और अलग अलग कंपाउंड्स बना देते हैं। इतना ज़्यादा डिटेल्स में आपको नहीं चाहिए चीज़ों को, आपके लिए इतना काफ़ी है। अब यहाँ पर आते हैं एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस, जो कि मैं फॉस्फोरस के टॉपिक में आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा, और काफ़ी फॉस्फोरस को लेकर के और भी बातें हैं। फिर हम लोग चले जाएंगे कहाँ, तो हमारे प्रीवियस में पूछे गए क्वेश्चंस के ऊपर। तो आप इन लेक्चर्स को ज़रूर देखिएगा। इसके बाद शायद और एक और लेक्चर बाकी है केमिस्ट्री का, उसके बाद हम चलेंगे बायोलॉजी में, और बायोलॉजी में मैं डिटेल में सभी चीज़ों को पढ़ाऊंगा, पूरे सिलेबस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कराऊंगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन को सब्सक्राइब करके रखिए, और हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स को जरूर ज्वाइन कीजिए। हम फेसबुक पे भी है, हम इंस्टाग्राम पे भी है, और हमारे टेलीग्राम चैनल को तो ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये सारे के सारे PDFs आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलते हैं, और बहुत सारे क्विज़ क्वेश्चंस वगैरह भी आपको टेलीग्राम चैनल पे भी ही मिल जाएगा। और हम लोग पेपर डिस्कशन भी करेंगे आपके एग्ज़ाम के बाद, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनको भी आप ज़रूर एक बार देखिए और अपने मार्क्स को ज़रूर मिलाइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।
Thank you for learning with Vivaswan Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.